हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है बिजनेस बैंक। ये दोस्तों जो देश में बेरोजगारी की समस्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले समस्या को समझते हैं। सबसे पहली जो समस्या है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस अंडर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। देश में ना दोस्तों बहुत बेरोजगारी का दर बहुत बढ़ा हुआ है। देश में बहुत बेरोजगारी है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, और उससे ज्यादा बड़ी समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि जो आदमी जिस लायक है उसको उस लायक नौकरी नहीं मिल रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग आईआईटी से भी डिग्री ले लेते हैं वो रेलवे ट्रैकमैन तक का फॉर्म भर रहे हैं। मतलब बेरोजगारी की ये समस्या है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बंदा इंजीनियर के लेवल पे है, लेकिन उसको मजबूरी में छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ रही है और वो उस लायक नहीं है, तो वो ना कभी खुश नहीं रह सकता। मान लीजिए जो आदमी जिस टैलेंट के लायक है उसके हिसाब से अगर उसको आप काम नहीं करवाएंगे, उससे कुछ दूसरा काम करवाएंगे जिसमें उसको उसके टैलेंट के हिसाब से नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या ही प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। वो अपना टैलेंट का वेस्ट हो रहा है। सो पहली समस्या ये है कि ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस अंडर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज की बेरोजगारी की समस्या है, और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट की जिस लायक है उस लायक उसको काम नहीं मिल रहा है। दूसरा, लस्ट आफ्टर गवर्नमेंट जॉब फॉर नेपोटिज्म एंड करप्शन। सरकारी नौकरी के पीछे एक अजीब तरह की हवस है इस देश में, गुलामी की मानसिकता है। वो क्यों? क्योंकि नेपोटिज्म एंड करप्शन उसमें करने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आप गांव में देखेंगे, कोई भी अगर साइंटिस्ट जाएगा उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन अगर सरकारी क्लर्क भी जाएगा तो गांव का बड़ा बड़ा आदमी भी खड़ा हो जाता है, उसको ज्यादा इज्जत देता है। वो ये सोचता है ना कि कभी कुछ काम पड़ जाएगा तो इनसे काम करवा लेंगे। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, सरकारी पावर का मिसयूज होता है, उसके तहत जो नेपोटिज्म की समस्या है। और दूसरा, करप्शन, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। और इसमें मैं सरकारी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी 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 ये समस्या नहीं है। वो अगर ईमानदार आदमी भी जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो भी उसको भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए मजबूर कर देता है। तो ये जो सरकारी नौकरी के प्रति जो एक हमारे देश में जो हमारे पुराने जनरेशन के अंदर जो एक हवस की मानसिकता है, उसके कारण वेस्टेज ऑफ यूथ एनर्जी इन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। लोग बहुत लंबे लंबे उम्र तक, 35 साल 40 साल तक ना सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाते हैं। उसमें जो यूथ की जो एनर्जी है ना, वो पूरा जो राष्ट्र का है हमारा वेस्ट हो जा रहा है। और इसके तहत लॉस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जा रहा है। जो मेन सबसे प्रोडक्टिव एज काम करने का क्या होता है किसी भी इंसान का, 20 से 50 साल। अब उसमें अगर वो 40 साल तक तैयारी करेगा तो फिर क्या काम करेगा? तो जो हमारा राष्ट्र का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका हिंदी मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसका वेस्ट हो जाता है। जो राष्ट्र हमारे देश के अंदर 30-35 साल का जो यूथ है ये 60-70% है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नो सोशल रेस्पेक्ट विदाउट गवर्नमेंट। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं है ना तो ये समाज आपको इज्जत ही नहीं देता है। लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब, तो ये समाज आपको इज्जत ही नहीं देता है। आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी आप बड़े आदमी हो, बट अगर आप सोसाइटी के अंदर जाओगे वो सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। नेपोटिज्म, क्यों? क्योंकि वहां पे नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है और करप्शन है। अब तीसरी समस्या और क्या हो जाती है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इनकैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड द नेशन। अब सरकारी नौकरी एक लिमिट तक ही दी जा सकती है, तो कोई भी सरकार हो, राष्ट्र हो, वो कहां से इतनी सरकारी नौकरी पैदा करेगा कि 130 करोड़ के देश के लोगों को नौकरी देता रहे। और सब के सब जब सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। दूसरी और क्या समस्या हो जा रही है कि नो सपोर्ट फॉर ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स। जो ऐसे लोग हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, और ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास बड़ी बड़ी एमबीए की डिग्री है और एक्सपीरियंस 8 साल 10 साल, जैसे ऐसे लोगों को फंडिंग मिलती है जो कि जिनके पास बड़े बड़े कॉलेजेस से एमबीए की डिग्री हो और प्लस उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। बट ये बंदा उस एज तक आते आते वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता, वो बेसिकली कैपिटलिस्ट हो जाता है। उसको अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है तो वो एंथुजियाज्म से ज्यादा कैसे एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करे, कैसे कैपिटल कमाए, इस कारण से करता है। वो बेसिक ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर नहीं है कि मतलब जो स्कूल में बच्चों के अंदर एक जोश और उत्साह होता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा, जो रियल वन होते हैं, उनकी 3 मेजर समस्या हो जाती है कि वो खड़े ही नहीं हो पाते हमारे देश के अंदर। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाने का प्रयास करता हूं। जो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं अगर वो ट्राई करते हैं तो पहली समस्या वो झेलते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं होता है काम करने के लिए। अगर सपोज कीजिए आप स्कूल कॉलेज में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उस समय बहुत इंथुजियाज्म होता है, उनको नया कुछ करने का जज्बा होता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। अगर उनके पास कोलेट्रल है भी तो भी बैंक उनको पैसा नहीं देती, क्योंकि बैंक फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये दिस डेट, जबकि ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर उसके पास इतना कहां से लेके आएगा ड्रामा, तो उसको पैसा नहीं मिल पाता, चाहे वो घर की कोई प्रॉपर्टी जाके कोलेट्रल दे भी दे। और लेकिन
घर की प्रॉपर्टी कोलेट्रल उसके नाम पे होती नहीं, उसके घर वालों के नाम पे होती है, वो भी कभी नहीं देंगे तो कोलेट्रल दे भी नहीं पाता है। तो अगर कोलेट्रल दे तो भी पैसा नहीं मिल पाता, और कोलेट्रल नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। मोस्टली डू नॉट हैव कोलेट्रल। बच्चों के पास कहां से कोलेट्रल आएगा? पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं वो घर बेच के पैसा देंगे फॉर तैयारी ऑफ जॉब्स। अगर उस बच्चों को तैयारी करने के लिए माँ बाप अपनी जमीन बेच देते हैं, 50 लाख रुपए दे देंगे, 40 लाख दे देंगे डिग्री दिलवाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बट नॉट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर उसको कहेगा कि हमको कुछ काम करने के लिए 5 लाख रुपए दे दीजिए, भूल जाओ, नहीं मिलने वाला है। दूसरा, इफ सम हाउ हैव मनी, अगर मान लीजिए कि एक तो समस्या ये है कि पहले पैसा ही नहीं होता, तो कहां से एंटरप्रेन्योर खड़ा पड़ा कर पाएगा खुद को? गलती से कहीं से पैसा ले भी आया, इफ समहाउ हैव मनी, वेस्ट इट ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको कुछ लोगों को ना डीएनए में होता है, बाई बर्थ जानते हैं, या हिट एंड ट्रायल में अच्छा सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने कहीं मैनेजमेंट की कोई क्लास नहीं ली, बट उनके अंदर वो नेचुरल टैलेंट था। वैसे ही आप किसी भी शहर में देखेंगे कोई बहुत बड़ा दुकान या एक किसी ने खड़ा कर रखा है बिजनेस, तो उसका बिजनेस इसलिए खड़ा है कि वो समहाउ जाने अनजाने उसको मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जिसपे वो काम कर पाता है। बट और बाकी कुछ लोग एमबीए स्कूल्स में जाकर इसको सीख लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं आता है तो उसके पास पैसा होते हुए भी वो फिर पैसे को डुबा देता है, वो फेल हो जाता है। वो सब काम अपने करते करते और उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं आते तो सारा पैसा डुबा भी देता है, और इस कारण फिर एक समाज में परसेप्शन बनता है। फिर उसको देख करके और 10 लोग जो करना भी चाहते हैं वो भी छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, उसका डूब गया था, मेरा भी लाइफ का लंका लग जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली फेल हो जाते हैं और हिट एंड ट्रायल अप्लाई करते हैं उसमें, जिसके डीएनए में अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, या जिसने एमबीए स्कूल्स में पढ़ के आया है वो लगाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर के पास एमबीए की डिग्री नहीं होती और हर बंदे को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स इतना बेसिकली पता नहीं होता, तो मोस्टली दे फेल। तीसरी समस्या हो जाती है सीवियर कंपटीशन फ्रॉम कॉर्पोरेट, एमएनसी, आईटी एक्सेट्रा। और क्या हो जाता है कि आज के समय में इतना कंपटीशन है किसी भी फील्ड में, उनके मान लो कॉर्पोरेट है, एमएनसी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एक नया जो एंटरप्रेन्योर खड़ा हो रहा है उसके पास इतना नहीं होता कि इस लेवल का चीज ला पाए, और वो इस लेवल का फैसिलिटी दे नहीं पाता कस्टमर को, और वो फेल हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि अमेजोन का कोई शॉप, एक दुकानदार है, लोकल दुकानदार, और अमेजोन से आपको डिलीवरी मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है, दोनों ही कर सकते हैं, बट इसके पास कहां से ऐप बनाएगा, कहां से कस्टमर केयर ला के रखेगा, तो ये ना फेल हो जाता है। अब ये जो समस्या है इसको सॉल्व करने का एक सोल्यूशन जो प्रपोज हम लोग करना चाह रहे हैं वो है बिजनेस बैंक। अब ये आप लोग थोड़ा सा समस्या को समझने का प्रयास कीजिए कि इसको बिजनेस बैंक नाम का ये एंटिटी कैसे सॉल्व करेगा। पहला, ये बिजनेस बैंक होगा क्या? बिजनेस बैंक एक एमएनसी की तरह होगा, एक कॉर्पोरेट की तरह होगा। इसका जो ओनरशिप होगा, जो बाकी हमने और वीडियोज में भी डिस्कस किया है, संसद में विधेयक पास करवाने की जरूरत है, पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट, और उसके तहत हम ये सरकारी कंपनी होगी बिल्कुल। तो इसका जो ओनरशिप होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक या राज्य सरकार भी बना सकती है, तो भारत सरकार की होगी और पब्लिक की होगी, मतलब देश का होगा ये पब्लिक ओनरशिप। इसका जो मालिकाना हक होगा वो देश के पास होगा, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट होगा वो प्योरली प्राइवेट होगा, मेरिट बेस्ड होगा। जो भी प्राइवेट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। इसका भी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, रफ एस्टिमेशन है, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे कभी भी होते रहे, मतलब वो तो जब प्रैक्टिकल होगा तो बात अलग होती है। तो इसका भी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाएगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को 10% चला जाएगा, ब्लॉक लेवल पे 10% चला जाएगा, ग्राम सभा को 20% चला जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंशन 40%, इसका मैनेजमेंट, ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बढ़ाने पे, इसका आईटी और इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ये पैसा खर्च होगा। तो ये इसका प्रॉफिट भी है, वो भी फिर देश को मिलेगा और देश का इससे फायदा होगा। अब ये काम कैसे करेगा दोस्तों? तो पहला जो पॉइंट है आप समझने का काम करिए कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फंडिंग, नो कोलैटरल। यहाँ पे ना जो भी बंदा अगर आएगा उसको किसी भी चीज के लिए फंडिंग चाहिए, उसको फैक्ट्री लगानी है, जूते की फैक्ट्री लगानी है, कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, चिप्स की फैक्ट्री लगानी है, दुकान खोलना है, कुछ भी आप सोच सकते हैं, ये सारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फंडिंग होगा। उसके प्रोजेक्ट में दम है, उस लड़के के अंदर वो टैलेंट दिख रहा है, तो सीधा उसको फंडिंग मिल जाएगी, कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डू नॉट पुट एनी प्रेशर टू रिटर्न द लोन। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो पैसा रिटर्न करे। क्यों? ये जो बिजनेस बैंक है इट सेल्फ सेफगार्ड्स इस इन्वेस्टमेंट। ये जो ये किसी भी बच्चे को जो पैसा दे रहा है दुकान खोलने के लिए या फैक्ट्री खोलने के लिए, ये अपने पैसों की सुरक्षा खुद ही करता है, लोन डुबाने ही नहीं देंगे। देखिए सरकारी बैंकों से जो मान लीजिए गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू अगर किसी को लोन दिया भी जाता है तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है लोन डूबने का। जो ये आप देखते होंगे कि एनपीए हो जाया करता है,
इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा करप्शन होता है। तो 20-30% मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लोन उठाया तो उसको 10 लाख मिलेगा ही नहीं, 8 लाख मिलेगा। अब उसको पता है कि 8 लाख का लोन लिया है, लौटाना है 10 लाख प्लस इंटरेस्ट 11 लाख, मिला 8 लाख, लौटाना 11 लाख, तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि लौटाना ही नहीं है, खत्म करो कहानी और नियत ही डुबाना है। मतलब वो समहाउ उस सिस्टम का हिस्सा बन के कि लौटाना ही नहीं है छोटे छोटे। उसके कारण ना बहुत सारे जो स्कीम्स हैं और ये गवर्नमेंट के थ्रू जो दिए जाते हैं लोन, ये मोस्टली फेल हो जाते हैं क्योंकि करप्शन का शिकार हो जाते हैं, लोअर लेवल करप्शन का, और उसके चक्कर में लोन का डूबना लगभग तय होता है। और सारे जो सरकारी बैंकों के एनपीए जाने का ये बहुत बड़ा रीजन होता है। अब ये बैंक कैसे नहीं लोन डुबाने देगा? तो ये लोन नहीं डुबाने देगा क्योंकि ये मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पे आपको यही दे रहा है, मैनेजमेंट के सारे सॉल्यूशंस आपको दे रहा है। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही सेफगार्ड कर रहा है कि आप डुबा ही ना पाओ। मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बंदा है और उसको एक फैक्ट्री डालना है। अब उस फैक्ट्री में जो जो खर्च होगा ना, ये डायरेक्ट पैसा उस फैक्ट्री को बनाने में, मान लीजिए मशीन लगेगी, जितने स्टाफ आए होंगे, ये सारा एक कॉर्पोरेट स्टाइल में मैनेजमेंट की तरह होगा। वो डायरेक्टली दिया जाएगा, इस बंदे को सिर्फ उसकी सैलरी मिलेगी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। जैसे कि किसी भी कॉर्पोरेट में आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक सैलरी ड्रॉ करता है, मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर भी है तो उसको एक सैलरी मिलती है, बाकी उसके शेयर्स होते हैं। उसी तरीके से जो ये प्रोजेक्ट होगा उसमें भी इस बंदे का शेयर होगा प्रॉफिट में, बट सारा पैसा उसके हाथ में नहीं दे देना है कि वो ले जाकर के अपने मन से जो मर्जी कर रहा है डुबा दे लोन को। वो सारा एक्सपेंसेस ये बैंक खुद ही करेगी, बस आपको एक सैलरी मिलती रहेगी। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए कि इस बंदे ने जो भी फैक्ट्री डाली है तो उस फैक्ट्री से जो प्रॉफिट आएगा उसका 60-70% वो इस बंदे के पास जाएगा और 30-40% बिजनेस बैंक के पास रहेगा, जिसके तहत वो जो ये मैनेजमेंट का जो सॉल्यूशन से प्रोवाइड करेगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो सेंट्रलाइज लेवल पे होगा। और ये 30 से 40% हर बंदे, मान लीजिए ए जैसे 100 लोग हों तो सबको 60-70% उनके काम में प्रॉफिट में होगा, और बाकी जो 30-40% सब जो देंगे उससे मिला करके सेंट्रलाइज लेवल पे मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस बना हुआ होगा, जिससे ये बैंक फंक्शन करेगी और लोन को डुबाने ही नहीं देगी। ठीक है। तीसरा मतलब समझने का, ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है वो भी समझाता है। फंक्शंस लाइक अ वेंचर कैपिटलिस्ट बट फॉर जनरल पीपल एंड यूथ। ये बिल्कुल इसका जो बिजनेस बैंक का फंक्शन होगा वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह होगा, लेकिन इसका जो काम करने का इरादा है वो जनरल पीपल और यूथ के लिए है, नौजवानों के लिए है और आम लोगों के लिए है। एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे रिलायंस की 100 दुकानें हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट पहले समझ लेते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसा बंदा होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई आप स्टार्टअप का आइडिया पे काम करते हैं तो आपने एक कुछ भी खड़ा कर दिया। मान लीजिए ओयो होटल का एग्जांपल लेते हैं, एक होटल उस बंदे ने अपने दम पे खड़ा कर दिया, फिर 2-3 होटल उसने अपने दम पे खड़ा कर दिया। तो ये जो वीसी आता है फिर उसके बाद ये लिमिटलेस फंड लेके आता है, बहुत सारा पैसा होता है इनके पास, और दूसरा ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दे देते हैं, बोर्ड बना देते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बंदा का कुछ मतलब वही सारा मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस भी दे देते हैं प्लस कैपिटल भी दे देते हैं। तो एक साथ फिर 100 चेन्स, 1000 चेन, 10,000 चेन, 10 शहरों में खोल लो, फिर 10 देशों में खोल लो, एक्सपेंशन हो जाता है। सीड के बाद ये सीधा स्केलिंग कर देते हैं, वीसी के मिलते ही पूरे प्रोजेक्ट की स्केलिंग हो जाती है। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल प्लस मैनेजमेंट देते हैं, तो उनका मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन जो बिजनेस बैंक है इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ये काम बिल्कुल वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह करेगा, लेकिन इसका ये काम भारत के लोगों के लिए कर रहा है। इसका दूसरा इरादा है कि बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके थ्रू क्या होगा, गांव-गांव में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और जब एक एंटरप्रेन्योर बनेगा तो 10 लोगों को रोजगार देगा, और इस तरह से बेरोजगारी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या सॉल्व हो जाएगी, और इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। जो जहां एक ही जगह जाके सारा पैसा जमा हो रहा है, एक ही बंदे के पास सारा का सारा पैसा जमा हो रहा है, बाकी सब इंप्लॉय हैं, उसके बजाय यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास मालिकाना हक होगा और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। जो पैसे का एक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होगा डेवलप, इससे भारत का एक संपूर्ण विकास हो पाएगा। ये कैसे होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल की सपोज कीजिए कि रिलायंस के 100 शॉप होते हैं, 100 दुकानें हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर 100 अलग अलग बिजनेस बैंक के थ्रू, मान लीजिए कि 100 अलग अलग डिफरेंट ओनर्स के शॉप्स होंगे, सबका एक सेम चेन नेम रख सकते हैं, और बाकी जो सेंट्रल लेवल पे आईटी, ऐप, कॉल सेंटर, ये सब जो मैनेज बिजनेस बैंक के तहत होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए देसी ढाबा, हमने एक चेन का नाम रख दिया, और हर हाईवे पे होटल है, ठीक है। तो हर हाईवे पे होटल है, तो 1000 होटल मान लीजिए एलिट क्लास के लिए है, 1000 होटल जनरल पीपल के लिए है। तो ये चेन का नाम हो गया, प्लस एक बंदे ने जो खोला वो अपना नाम नीचे डाल सकता है, तो सेम चेन नेम भी है और प्लस इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो
हजार, और इसी तरीके से आप बहुत अलग अलग फील्ड में भी समझ सकते हैं। तो 1000 ढाबा का चेन हो जाएगा, 1000 रेस्टोरेंट का चेन हो सकता है। वैसे ही डिफरेंट सेक्शंस में, कपड़े की फैक्ट्री, जिस सेगमेंट में भी काम करना है, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना है, और जिस तरह के लोन्स, मान लीजिए एक बंदा अगर कपड़े की फैक्ट्री पटना में डाल रहा है, एक सूरत में डाल रहा है, और ऐसे 1000 फैक्ट्रीज हैं, तो इनका सेंट्रलाइज लेवल पे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सप्लाई किया जा सकता है। आईटी, कॉल सेंटर, ये सारा एक जगह रख सकते हैं, और बाकी जो प्रोडक्शन है ये सारा सभी अलग अलग करेंगे। जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 30-30 मतलब 70% सारे अपने इंडिविजुअल्स को प्रॉफिट जाएगा, और 30-30% इनसे जो प्रॉफिट आएगा उसके थ्रू सेंट्रलाइज लेवल पे मैनेजमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम करेगा, लेकिन ये एक ही आदमी के लिए 1000 होटलों के चेन नहीं खोलेगा, ये 1000 अलग अलग के होटलों को जोड़ करके एक चेन बना देगा, और इस तरह से 1000 अलग अलग ओनर्स होंगे। तो इकोनॉमिक, जो ये मैं बात कह रहा था कि फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डेवलपमेंट, एक संपूर्ण विकास हो पाएगा देश का, और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा तो मिलेगा ही। सो वी कैन बी एबल टू हैंडल द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इशूज, इसके थ्रू हम बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिलेगा, जो लोग मतलब नया आइडिया लेके आते हैं, नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। और रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तो ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत बहुत कमजोर है हमारा, तो इस तीनों को बढ़ावा देगा। एंटरप्रेन्योर्स को जैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इसके थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स तीनों को बढ़ावा मिलेगा। एंड एबव ऑल, सरकारी नौकरी की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। ये जो गुलामी की मानसिकता पूरे देश में हो रखी है कि सरकारी नौकरी ही है तो ही बंदे के अंदर काबिलियत है, नहीं तो नहीं है, तो इस वाली जो गुलामी की मानसिकता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। देखिए 10 लाख हर साल अगर एक बंदा कमाता है, नॉर्मली एंटरप्रेन्योर भी है, और कोई 10 करोड़ कमा रहा है एक साल में करप्शन करके सरकारी नौकरी में, तो किसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है? ऑब्वियसली ये 10 लाख वाले बंदे की जिंदगी अच्छी है, क्योंकि इसके पास पीस है, शांति से जीता है, इसको इतना माथा पच्ची हर हर कब पकड़े जाएंगे। आज का जमाना है, सोशल नेटवर्किंग का जमाना, कभी भी किसी का भी करप्शन एक्सपोज हो सकता है, तो उस केस में ना इसके पास मेंटल पीस नहीं है। दूसरा, रेस्पेक्ट नहीं है। सबको पता है कि सरकारी क्लर्क है, लेकिन करोड़ों का प्रॉपर्टी खड़ा कर रखा है, तो भले सामने में नहीं बोल रहे हैं, बट पीछे में रेस्पेक्ट नहीं है। और बंदा जो जो चोरी कर रहा है, उसको तो पता है कि हम गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, सरकार का मतलब देश का पैसा लूट रहे हैं, तो उसको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, भले बाहर वो कितना भी दिखाए अपनी ताकत या कुछ भी, बट उसके अंदर वो रेस्पेक्ट की भावना की कमी रहती है। और तीसरा, इस पैसे को एंजॉय भी नहीं कर पाता है। मान लीजिए करोड़ों है, लेकिन उसको छुपाने में ही लगा रहता है तो करोड़ों, लेकिन चलेंगे बाइक पर, क्योंकि अगर आप पजेरो ले लेंगे या BMW ले लेंगे तो कल के रेट पड़ जाएगी, तो किस काम का ये पैसा? दूसरा, आप ये भी समझने का प्रयास करिए कि आफ्टर ए पॉइंट मनी इज मीनिंगलेस। आप क्या खाएंगे? मनी, पैसे को खाएंगे तो नहीं, एक समय के बाद ना पैसा मीनिंगलेस हो जाता है, इट बिकम्स अ बर्डन। फॉर एग्जाम्पल, आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए, उनको इंडिया का भी मार्केट देखना है, चाइना का भी मार्केट देखना है, US का भी मार्केट देखना है, दिन में ये कंपनी भी देखनी है, वो कंपनी भी देखनी है, इसका शेयर गिरा, उसका शेयर बढ़ा, तो बंदा परेशान रहता है। अब वो 1 लाख करोड़ भी जब थे, आज 23 लाख करोड़ हो, 24 लाख करोड़ हो, तो आफ्टर ए पॉइंट उस पैसे का वो क्या करेंगे? अब अगर सो नहीं पा रहे हैं इस परेशानी के तहत, और मान लो नींद की गोली खानी पड़ी है, मैं मुकेश अंबानी को पर्सनली नहीं बोल रहा, हो सकता वो बहुत आराम से शांति से रहते हो, वो इस टाइप से नहीं होते, बट मैक्सिमम लोग, अगर आप एक लेवल के बाद ना पैसा बर्डन बन जाता है, आप उसी के पीछे भागते रहेंगे ना, तो आपका चैन सुकून चला जाता है, पागल हो जाता है आदमी पैसे के पीछे, कि कमाने का रेस लगा हुआ है कि कौन कितना ज्यादा कमा रहा है। उसको इस्तेमाल कब करोगे? बनाता ही रहेगा या जिएगा भी? मतलब पूरा जीवन लगा देते हैं कमाने में, जीवन जीने पे फोकस ही नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जो कटरीना कैफ ने ऋतिक रोशन को सिखाया था कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो पूरा जीवन बनाते भी रहेंगे, तो एंजॉय कब करेंगे उस पैसे को? और जब आप एंजॉय कैसे करेंगे? जब तक आपके पास मेंटल पीस नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगा, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये जो, खैर ये तो अलग एक बात हो गई, पर ये सरकारी नौकरी की गुलामी की मानसिकता से भी मुक्ति मिलेगी, और देश का जो भारी बेरोजगारी का समस्या है, और क्योंकि बेरोजगारी की समस्या कैसे निपटेगी जब हर मान लीजिए गांव में 1000 बेरोजगार हैं और सब सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी 10 है, तो 990 लोगों को तो बेरोजगार रखना है उस गांव में। मान लीजिए 10 सरकारी नौकरी अवेलेबल है और 1000 बच्चे हैं, तो 990 लोग तो बेरोजगार ही रह जाएंगे। वो क्या करेंगे? और मान लीजिए उसी में अगर 50 एंटरप्रेन्योर खड़े हो गए, तो 50 एंटरप्रेन्योर 10-20 लोगों को नौकरी देंगे, 50-20 1000 लोगों को नौकरी मिल गई। अलग अलग, कोई मान लो जूते की फैक्ट्री डाल सकता है, कोई चिप्स की फैक्ट्री डाल लेगा, कोई दुकान खोल लेगा। तो एक बेसिकली आपको पहले एंटरप्रेन्योर चाहिए। अगर बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करना है, तो समाज में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना ही होगा,
क्योंकि वही बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व। और ये भरे पड़े हैं हमारे देश में, बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन वो सारा टैलेंट वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो बेसिकली कितना भी टैलेंट है जाकर के फिर वो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट नौकरी की, जबकि हो सकता है कि उसका नेचर और टैलेंट उस फील्ड में नहीं है, बट वो मजबूर है वही काम करने की। तो अगर ये बिजनेस बैंक बना दिया जाए, और ये फिर ये हम और आप नहीं कर सकते, ये काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर सकती हैं। तो अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश का जो पूरा नौजवान है, और खास करके जो पुराना जनरेशन है, उसको भी इस मानसिकता से अगर बाहर निकल जाए कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र तरीका नहीं है अच्छी जिंदगी जीने का, और एंटरप्रेन्योर्स को भी एक समाज में रिस्पेक्ट, और जब सक्सेसफुल हो जाता है तब मिलना एक अलग बात है, पर बंदा अगर जब काम कर रहा है एंटरप्रेन्योर, तब से उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यहाँ लोग आपको दबा देते हैं, अरे सबसे कुछ नहीं होगा, चलो जाओ, देखो चुपचाप से नौकरी लो, सूतो। तो इस तरह की मेंटेलिटी है, ठीक है। तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा नहीं कि जब वो सक्सेसफुल हो जाए तब, आपको उसको ग्राउंड लेवल पे पहले समाज में रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, क्योंकि यही एंटरप्रेन्योर्स आपके देश से बेरोजगारी की समस्या को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सॉल्यूशन सही लगता है कि बिजनेस बैंक बना करके हम लोग बेरोजगारी की समस्या को हैंडल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा मिटा ही सकते हैं, अगर बट केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के लोग लग जाए तो पूरा मिटा भी देंगे। तो इसके लिए आप लोग जैसे भी वो अपील करिए भारत सरकार से, देश के जो लीडर ऑफ द नेशन है, प्राइम मिनिस्टर से, अगर संसद में वो पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर हम लोग एक बिजनेस बैंक बना पाए, जिसका काम ही है गांव गांव तक ना एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, तो फिर हम भारत के देश की अपनी जो ये समस्या है बेरोजगारी की समस्या, इससे लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।